होल्डर बन सकता है, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। शेयर होल्डर क्योंकि उसने बिजनेस चलाना नहीं है ना, बिजनेस दूसरे लोगों ने चलाना है। डायरेक्टर बना देंगे तो उसने बिजनेस खुद चलाना है, वो क्या फैसले करेगा? माइनर गलत फैसले करेगा ना, तो उसे फैसले करने की पोजीशन में नहीं बिठाना, हाँ बेनिफिशियरी की पोजीशन में बिठा दें। घर बैठे शेयर पे डिविडेंड कमाता खाता जाए जो उसे मिलता है। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड किसको कहते हैं? पागल को। अच्छा लीगली मैं थोड़ी सी करेक्शन करवा दूं, इसका करेक्शन क्यों करवाई है ये मतलब मैं मर्केंटाइल लॉ में समझाऊंगा। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं और पागल, इनमें फर्क है। मैं अभी फर्क नहीं आपको समझा रहा, ठीक है? फर्क कहां समझाना है? मर्केंटाइल लॉ में। तो यहां पे पर्सन विद अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। जाहिर है वो सही फैसले नहीं कर सकता, उसे पता नहीं अपने बड़े अच्छे बुरे। पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, दूसरे लफ्जों में जो टैक्स फाइलर नहीं है, यानी जो टैक्स फाइलर नहीं है वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। टैक्स फाइलर का मतलब खींच रहे हैं ना, टैक्स जो टैक्स फाइलर नहीं है वो टैक्स भी होल्डिंग टैक्स भी ज्यादा देता है। टैक्स फाइलर नहीं है उसको बहुत सी सहूलतें नहीं मिलती। टैक्स में पढ़ा था, यहाँ चलें यहाँ पढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है जिस हिसाब से वो टैक्स फाइलर और नॉन टैक्स फाइलर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, करीब उन्होंने कहना भाई जो टैक्स फाइलर नहीं है ना उसे कब्रिस्तान में दफन करने की भी इजाजत नहीं है। ये हर मजाक में बात है, अभी फिलहाल इजाजत है। तो अगर कोई टैक्स फाइलर नहीं है तो वो इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। बहरहाल नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, अगर कोई नेशनल टैक्स नंबर नहीं है जिसके पास, यानी टैक्स फाइलर नहीं है, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट, जो अपने कर्जे ना अदा कर सके। अच्छा बुक में इसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आपने अनडिस्चार्ज के ऊपर फोकस नहीं करना, याद कर लेना है, एग्जाम में लिखना भी है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूं समझे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो जो अपने कर्जे की अदायगी नहीं कर सका, दिवालिया। अच्छा कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि लोगों से लाखों करोड़ों रुपया ले लिया और एक दिन सुबह उठ के कह दिया मैं दिवालिया हो गया हूं, ऐसा नहीं होता। ये इंसॉल्वेंट कोर्ट करार देती है, कोर्ट बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी बंदे को इंसॉल्वेंट करार देती है कि हो सकता है इसने कहीं पे छुपाए हो, कहीं पे प्रॉपर्टी ले ली, दुबई में प्रॉपर्टी ले ली हो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उसे कोर्ट इंसॉल्वेंट करा दे। तो अगर कोई बंदा जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया वो कंपनी का डायरेक्टर, अच्छा अभी इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अभी प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या उसको डायरेक्टर बना देना चाहिए? उसको भी नहीं बनाना चाहिए। तो इंसॉल्वेंट में दोनों लोग आ जाएंगे, एक वो जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है और दूसरा वो जो कि अभी इन प्रोसेस है। एप्लीकेशन दे दी उसने कि मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए इंसॉल्वेंट, लेकिन इन प्रोसेस है। फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग इमोरलिटी, कोर्ट ने अगर किसी बंदे को सजा दे, ठीक है, किस जुर्म में? इमोरलिटी के, कोई गैर अखलाकी काम कर रहा था वो, जैसे रोजे की हालत में बाजार में खाना खा रहा था, गैर अखलाकी काम, ठीक है, उसे कोर्ट ने सजा दी, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टर था और आपको पता है आजकल हैरेसमेंट के लॉज भी हैं, और हैरेसमेंट का केस उसके ऊपर प्रूव हो गया, इमोरलिटी का केस है, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। चर्च पी उसने, हाँ चले चर्च पी, फिर भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। लैक फिड्यूशरी बिहेवियर ड्यूरिंग लास्ट 5 years, लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अगर अपना जाती फायदा करते हुए कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है, मैं अपना बेनिफिट करूं एट द लॉस एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी, तो इसका मतलब मैं फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये एक तरह से कंपनी के साथ करप्शन है। जिस तरह कोई सियासतदान अगर करप्शन करे यानी अपना फायदा करे, मुल्क कौम का नुकसान करे, उसे डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए ना। पाकिस्तान का इन पता नहीं उसे डिस्क्वालीफाई करता है कि नहीं करता। हाँ, कंपनीज एक्ट ऐसे डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर देता है जो कि फिड्यूशरी बिहेवियर ना हो जिसमें, और 5 साल तक ये डिस्क्वालिफिकेशन है। यानी अगर आज उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की ना तो आज भी डिस्क्वालीफाइड है,
और फिर अगले 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। फिर डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई बंदा कंपनीज एक्ट की किसी और प्रोविजन के अंडर डिस्क्वालीफाइड है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड ही समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनएलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस है ये कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कंपनीज एक्ट में किसी दूसरी जगह पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, कंपनीज एक्ट में एक दूसरी जगह पे ये लिखा हुआ है कि अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, पक्की बात है ना, डीम्ड डायरेक्टर, अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और उसने प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जो कि 15 दिन है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट नहीं की शेयर होल्डर को, पैसे अपने पास संभाल के बैठा रहा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रह सकता। अब देखें यहां पे डिविडेंड वाली कोई बात नहीं की उसने, लेकिन एक दूसरी जगह पे की। तो क्या किसी दूसरे सेक्शन में अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड होता है एज डायरेक्टर तो वो यहां पे भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ये लाइन यही बात बता रही है। अच्छा, ये डिस्क्वालिफिकेशन है हर तरह की कंपनीज के लिए, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, हर तरह की कंपनीज के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अब 2 डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। वो क्या है? डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। डिफॉल्टर कौन होता है? लोन लिया, डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? बैंक को, बैंक को, ठीक है, और भी आते हैं लेकिन बैंक समझिए। डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? बैंक से लोन लिया, वापस नहीं किया। डिफॉल्टर में आप बता सकते हैं डिफॉल्टर में और इंसॉल्वेंट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? इंसॉल्वेंट का मतलब है आप किसी भी बंदे के पैसे नहीं अदा कर सकते। अब डिफॉल्टर का मतलब यह है सिर्फ आपने जो लोन लिया हुआ है उसको वापस नहीं कर सके। और लोन किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई टाइम पे, जैसे फर्ज कीजिए मेरी सैलरी आनी है 1 तारीख को और सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन मैंने खुदा न खास्ता बैंक से हो सकता है लोन भी लिया हो और 20 तारीख को लोन की ड्यू डेट है। अब मैं 20 तारीख को लोन के पैसे, मेरे पास पैसे नहीं थे, अचानक ईद की तैयारियों में पैसे सारे खर्च हो गए, अब मैं बैंक की किस्त अदा नहीं कर पाया। 25 तारीख को मेरा स्टेटस क्या होगा? मैं डिफॉल्टर हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। मैं कहता भाई 4-5 दिन के बाद है, मेरी सैलरी आ गई, 1 या 2 किस्तें ले लेना, ठीक है, मैं डिफॉल्ट। इसका मतलब है डिफॉल्टर निस्बतन कम सिचुएशन है, इंसॉल्वेंट का मतलब वो बिल्कुल ही फर्क, वो अभी भी पैसे नहीं दे सकता, वो फ्यूचर में भी पैसे नहीं दे सकता। डिफॉल्टर का मतलब है लोन की किस्त टाइम पे अदा नहीं कर सकता। तो टाइम पे अदा ना कर सकने की बहुत सी रीजन हो सकते हैं। तो ये डिफॉल्टर में और इंसॉल्वेंट में फर्क है। डिफॉल्टर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए और इंसॉल्वेंट हर कंपनीज के लिए। तो डिफॉल्टर है किसी बैंक का और उसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि डिफॉल्टर है, तो वो किसी भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। हां, अनलिस्टेड का हो सकता। इसी तरह ब्रोकर, ब्रोकर कौन लोग होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में कभी इन्वेस्टमेंट की आपने? नहीं की। अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आपको जैसे ऐसे होता है ना, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू सेल परचेज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग। वैसे तो चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है, हमें सारे हो सकता है सारे मामलात का पता ना हो। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कुछ लोगों के थ्रू करते हैं जिसे कहते हैं ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर के साथ हम अकाउंट खुलवाते हैं।
अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर है तो वो कंपनी के शेयर सेल परचेज कर रहा होगा, क्या ऐसे ब्रोकर को कंपनी का डायरेक्टर बना देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्या कबाहत है? इसलिए कि उसे कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो आम जनरल पब्लिक को नहीं पता होगी। जैसे उसे अंदर की इंफॉर्मेशन मिली हो, कंपनी नया प्रोजेक्ट करने जा रही है, वो शेयर खरीद लेगा, उसे पर्सनली बेनिफिट होगा। और जैसे उसे पता चला कि इस साल में लॉस आने वाला है, वो शेयर बेच देगा। तो चूंकि उस पर्सन के पास फिर इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस पे वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर होंगे या ब्रोकर के स्पाउस वगैरह, स्पाउस ब्रोकर या उसका स्पाउस, ठीक है, ये लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। रीजन समझ आ गई? अगर डायरेक्टर बनेंगे तो वो उसी कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर क्योंकि आपको पता है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते ही नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा ब्रोकर वाली कंडीशन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है और डिफॉल्टर वाली कंडीशन भी लिस्टेड कंपनीज के लिए है। तो क्लियर हो गई ये बात? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया? दोनों में फर्क क्या, ये भी क्लियर हो गया? अच्छा, आगे आखिरी बात, पेनल्टी टू ए बैंकरप्ट एक्टिंग एज डायरेक्टर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं आपको ला के। एक बंदा था, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा मीट कर रहा था, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी एक कंडीशन में वो फॉल कर रहा था, जैसे फर्ज कीजिए इस कंडीशन में, लेकिन उसने बाकी लोगों को नहीं बताया और इस चीज को छुपा के कंपनी का डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बन गया 8 महीने तक। 8वें महीने बाकी डायरेक्टर्स को पता चला, ओए ये तो इनएलिजिबल था, डिस्क्वालिफाइड था। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ, सिचुएशन समझ आ गई? 2 क्वेश्चन मेरे। पहला क्वेश्चन, क्या आइंदा इस बंदे को डायरेक्टर की पोजीशन पे रहना चाहिए? इसका जवाब नहीं। ठीक है, ये फारग हो जाएगा, नो मोर डायरेक्टर। दूसरा क्वेश्चन, पिछले 8 महीनों में जो मीटिंग में बैठ के ये फैसले करता रहा है, वो सारे फैसले दोबारा होंगे कि उन फैसलों को वैलिड समझा जाएगा? उन फैसलों को वैलिड समझा जाएगा, क्योंकि दोबारा करने में वो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सटर्नल पार्टी के साथ कुछ एग्रीमेंट किए होंगे, वो दोबारा खोल लिए, एक्सटर्नल पार्टी कहेगी सर ये क्या, आपकी तो कोई एक जुबान ही नहीं है, पहले आप कुछ और कहते हैं बाद में कुछ और। अगर आपका कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड था तो ये आपका मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। इसलिए लॉ ये कहता है कि जो उसकी पिछली मीटिंग में फैसले किए गए होंगे वो वैलिड रहेंगे, लेकिन जो सब्सिक्वेंटली वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्टरी की पोजीशन पे नहीं रह सकता। ये चले, हमने एक कंसेप्ट ये पढ़ लिया पिछले फैसले उसके वैलिड है। दूसरा कंसेप्ट ये पढ़ लिया कि आज के बाद वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा, इसको कोई सजा मिलनी चाहिए? सजा सजा मिलनी चाहिए। एक केस में कंपनीज एक्ट ने खुद सजा का तयन कर दिया, बाकी केसेस में उन्होंने कहा जी केस कोर्ट में जाएगा, जज जो फैसला करेगा वो सजा मिलेगी। किस केस में कंपनीज एक्ट ने खुद सजा का फैसला कर दिया? जब कोई बैंकरप्ट बंदा कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। बैंकरप्ट, इधर था कोई बैंकरप्ट? नहीं था। ये इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? ये बैंकरप्ट बंदे को ही कहते हैं। अगर कोई इंसॉल्वेंट बंदा कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, ना बताए मैं इंसॉल्वेंट हूं, अगर पता चले उसकी पेनल्टी है और लिखी हुई है, क्या पेनल्टी है? शायद वो 2 साल की कैद और जुर्माना भी है, ये बुक में लिखी होगी। एग्जैक्ट मेरा ख्याल है ये 2 साल ही है, लेकिन एग्जैक्ट जो भी है चेक कर लीजिएगा, बुक में लिखी हुई है। बाकी केसेस में अगर कोई बंदा डायरेक्टर बन जाता है, छुपाता है अपने आप को, डिस्क्वालिफिकेशन को, डायरेक्टर बन जाता है, तो उसकी सजा का तयन जज करेगा, उसका केस चलेगा। लेकिन बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी के केस में कंपनी एक्ट ने कहा हम इस बंदे को अपने हाथों से सजा देंगे। और क्या सजा देंगे? 2 साल कैद प्लस जुर्माना, या हो सकता है दोनों मिले, या हो सकता है इनमें से कोई एक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने डायरेक्टर की डेफिनेशन सीखी, फिर इसके बाद देखा डायरेक्टर का रोल क्या है टुवर्ड शेयर होल्डर, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज आज के लेक्चर में प्रोबेबली
वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इसकी केस स्टडी एक्सपेक्टेड है या एमसीक्यूज में वो हमसे पूछ सकता है। कंफर्म है केस अटेंड में, एमसीक्यूज में या क्वेश्चन में, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मेरी अपनी फीलिंग है, मैं भी माहौल, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि इस कंसल्ट में से, क्योंकि ये कंसल्ट बहुत अहम है। और इस पूरे चैप्टर में से तकरीबन 10 नंबर का पेपर कंफर्म है पूरे चैप्टर में से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। इस लेक्चर के बाद आपने बुक को रीड करना है, याद करना है, और रीड करने याद करने के बाद आपने रिटन फॉर्म में असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।